और एक बात ये भी जहन में रखें कि इस मेडिसिन को खुद से स्टॉप नहीं करना चाहिए या सडनली इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर की एडवाइस लाजमी होती है, क्योंकि इस मेडिसिन को सडनली स्टॉप करने से या खुद से जो है सेल्फ मेडिकेशन करने से हमेशा ऐसे केसेस देखे हैं कि हेपेटाइटिस बी के मर्ज़ में तेज़ी से इजाफा हुआ है और यही हेपेटाइटिस बी का जो मर्ज़ है वो मरीज़ की जान ले जाता है। यहाँ अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनोफो बी टैबलेट्स के बारे में कि टेनोफो बी टैबलेट्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसके जेनेरिक नेम क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा फिर इसका डोज क्या है, ये बॉडी में काम कैसे करती है, इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए और ये बॉडी में काम कैसे करती है, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल या तो बहुत एहतियात से किया जाता है या इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पर आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं टेनोफो बी टैबलेट के इंट्रोडक्शन से। टेनोफो बी टैबलेट्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या इसका जेनेरिक नेम है वो टेनोफोवेट डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमेरेट होता है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 300 mg होती है। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो ये एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि NRTI यानी कि न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग है, जिसका जिक्र हम आगे चल के इसी वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं टेनोफो बी टैबलेट्स के यूजेस के बारे में। तो टेनोफो बी का जो प्राइमरी इस्तेमाल है, जो इसके प्राइमरी यूजेस है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस में किया जाता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस में जब इन्फेक्शन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ख़ास तौर पे जो बॉडी के लिवर फंक्शन होते हैं ALT, AST और इसके अलावा जो बॉडी के दूसरे लिवर एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिरेंज हो चुके होते हैं, यानी कि जब यह बीमारी बॉडी में बिगड़ चुकी होती है तो फिर हमें यह मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। यह मेडिसिन क्या करती है कि यह मेडिसिन जो बॉडी में वायरल लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होता है, बल्कि मैं कहता हूँ कि वायरल लोड है क्या, वायरल लोड जो है एक वायरस की जो कॉपीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट हो रही होती हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से बन रही होती हैं। वायरस अपनी जान बना रहा होता है, यानी कि वायरस अपनी जो है वो फैमिली बना रहा होता है। तो उस वायरल लोड को रिड्यूस करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसकी फैमिली को कम करने के लिए फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि वायरल लोड को रिड्यूस करती है। इसके अलावा जो लिवर फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिरेंज हो चुके होते हैं उसको ये इम्प्रूव करती है। इसके अलावा फिर इसका एक और काम भी होता है कि जो लिवर डैमेज हो चुका होता है या लिवर डैमेज की वजह से बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसा कि सिरोसिस जिसमें जो है पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, या इसके अलावा एक सबसे बड़ा खतरा यह भी होता है कि जिगर का कैंसर जिसको हम हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो ये हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा यानी कि जिगर का कैंसर बनने का भी एक सबसे बड़ा खतरा होता है, उसको भी ये रिड्यूस करती है, उसको कम करती है और इस कंडीशन से बचाती है। इसके अलावा टेनोफो बी टैबलेट्स का इस्तेमाल समटाइम्स जो है वो HIV ट्रीटमेंट यानी कि ऐसे अफराद जो एड्स की बीमारी में मुब्तला होते हैं उनमें किया जाता है, लेकिन ये सिंगल रेमेडी नहीं दी जाती बल्कि HIV के ट्रीटमेंट में ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में दी जाती है, यानी कि दूसरी मेडिसिन के साथ साथ ये मेडिसिन दी जाती है जो कि एज ए एंटीवायरल ड्रग इस्तेमाल की जाती है। अगर हम बात करें इस टैबलेट के डोजेज के बारे में तो जो टिपिकली यूजुअली इसका जो डोज इस्तेमाल किया जाता है वो 300 mg वंस डेली, यानी कि दिन में एक बार ये टैबलेट ली जाती है। लेकिन इसका डोज जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज पे। इसके अलावा फिर पेशेंट की जो अदर कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर उसको शुगर की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, जिगर की मजीद और कोई बीमारी है तो फिर इस कंडीशन में इसका डोज एडजस्ट किया जा सकता है। जिस तरह किडनी डिजीज़ में, यानी कि जो अफराद गुर्दों के मरीज़ में मुब्तला, जो अफराद जो है गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला है, तो उन अफराद में फिर डोज एडजस्टमेंट लाजमी की जाती है। तो इसी वजह से फिर डॉक्टर की जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है इस मेडिसिन के लिए लाजमी होती है। अब अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस मेडिसिन को खाना खाने से पहले लेना चाहिए या खाना खाने के बाद लेना चाहिए। तो इस मेडिसिन को खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। जिन पेशेंट्स को खाली पेट जो है यानी कि एम्प्टी जो है अगर खाना खाने से पहले लेते हैं, अगर वो घबराहट होती है, उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी या बहुत ज़्यादा स्टमक डिसऑर्डर होते हैं, तो फिर उन अफराद को खाना खाने के बाद ले लेनी चाहिए। एक सवाल हमेशा ये भी होता है कि इस मेडिसिन को कितने अरसे तक कंटिन्यू किया जाता है, कितने अरसे तक इस मेडिसिन को लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की डिजीज़ पे, सिविरिटी ऑफ डिजीज़ पे। तो जो अमूमन उन पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये कुछ महीनों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, फिर कुछ पेशेंट्स में ये लॉन्ग टर्म यानी कि सालों तक भी इस्तेमाल की जा सकती है। फिर ये डिपेंड करता है लिवर की जो मैं कहता हूँ कि लिवर के जो फंक्शंस हैं उन पे और इसके अलावा फिर वायरल लोड पे। और एक बात ये भी जहन में रखें कि इस मेडिसिन को खुद से स्टॉप नहीं करना चाहिए या सडनली इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर की एडवाइस लाजमी होती है, क्योंकि इस मेडिसिन को सडनली स्टॉप करने से या खुद से जो है सेल्फ मेडिकेशन करने से हमेशा ऐसे केसेस देखे हैं कि हेपेटाइटिस बी के मर्ज़ में तेज़ी से इजाफा हुआ है
और यही हेपेटाइटिस बी का जो मर्ज है वो मरीज की जान ले जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट भी डिस्कस करना लाजमी है कि टेनोफोविर जो है ये बॉडी में काम कैसे करती है। तो टेनोफोविर जो है ये इनहिबिट करती है, स्टॉप करती है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, उसको ये ब्रेक डाउन करती है, उसके डीएनए को ये तोड़ने की कोशिश करती है, जिससे जितनी भी कॉपीज़ बनी होती हैं या जितनी भी फैमिलीज़ जो इंक्रीज़ हुई होती है या मल्टीप्लाई हुए होते हैं, यानी कि तेज़ी से वो वायरस जो है हेपेटाइटिस बी के बढ़ जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं। इसके अलावा जो वायरल लोड बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो भी रिड्यूस हो जाता है और ऑटोमेटिकली फिर बॉडी के जो लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो भी अपनी नॉर्मल मिकदार में यानी कि नॉर्मल लेवल में आना शुरू हो जाते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से अक्सर पेशेंट्स में ऐसे अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि एक तो उन पेशेंट्स में वायरल लोड बहुत हद तक डिक्रीज हुआ, एलएफटीज जो है वो इम्प्रूव हुए, और इसके अलावा फिर कुछ पेशेंट्स में हमें वायरल लोड जो है वो नेगेटिव हो गए, यानी कि पीसीआर भी हमें नेगेटिव मिला। लेकिन एक बात ये जहन में रखें कि ये डिपेंड करता है हर पेशेंट की डिजीज पे, टाइप ऑफ डिजीज पे, फिर सिवेरिटी ऑफ डिजीज पे, क्योंकि बीमारी का हमला जिस हद तक कम हुआ होगा उसी हिसाब से या उसी हद तक इसको जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले लाजमी जो है किडनी फंक्शंस टेस्ट किए जाते हैं। अगर किडनी फंक्शंस अपनी नॉर्मल रेंज में हो तो फिर इस मेडिसिन को स्टार्ट कर दिया जाता है। इस मेडिसिन को कंटिन्यू करने के दौरान फिर एलएफटीज के जो वैल्यूज़ होती हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट जो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उन पे नज़र रखी जाती है और वक्तन फ़वक्तन उनको चेक किया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल या तो बहुत एहतियात से किया जाता है या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो जो पेशेंट्स किडनी डिजीज़ के साथ हैं उनमें बहुत एहतियात से इस मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके अगर हम बात करें प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो जनरली जो है ये कंसिडर्ड सेफ़ है, प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमेशा गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से इसका मशवरा लाजमी लेते हैं। और अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यानी कि ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं इस मेडिसिन को कंटिन्यू नहीं करते, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस ड्रग को अवॉइड करते हैं या फिर बच्चे को फीड नहीं करवाया जाता। अगर हम बात करें इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक यानी कि सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, फिर कुछ पेशेंट्स में डायरिया, और इसके अलावा फिर फटीग यानी कि जिस्म में हर वक्त थकावट महसूस हो सकती है। और अगर इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखें जो कि बहुत रेयर हैं लेकिन इनको नज़र में लाजमी रखा जाता है, तो किडनी प्रॉब्लम्स का ये सामना कर सकते हैं। तो इसी वजह से रेगुलर किडनी फंक्शंस जो हैं वो लाजमी चेक किए जाते हैं। इसके अलावा फिर इसके इस्तेमाल से कुछ पेशेंट्स में बोन मिनरल लॉस हो सकता है, जो कि फिर ओस्टियोप्रोसिस लॉन्ग टर्म इस मेडिसिन से सामना हो सकता है। फिर लैक्टिक एसिडोसिस का भी ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, लेकिन ये बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो पेशेंट्स ये मेडिसिन ले रहे हैं वो हमेशा ये पॉइंट लाजमी नोट करें कि इसका जो एग्जैक्ट डोज आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, आपको बताया है, वही डोज लेना चाहिए, ना तो खुद से डोज बढ़ा देना चाहिए, ना ही डोज को कम करें आप। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करते रहें ताकि आपका डॉक्टर जो है किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर इसके अलावा जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो मॉनिटर लाजमी करता रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेपेटाइटिस सी, जिसको काला यरकान भी कहते हैं, ये क्या है और ये कैसे होता है, कितने अरसे तक इसका ट्रीटमेंट जारी रखना पड़ता है, इसके बारे में भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दी है जो कि आप इस लिंक पे क्लिक करके तफसीली वीडियो देख सकते हैं।